नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं बबीता। तो 7वें फेज यानी कि आखिरी फेज की आखिरी वोटिंग हो रही है। इसी बीच मतदान भी जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर जो है वोटर्स पहुंच रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग जारी है। ओडिशा की 6 सीटें भी वोटिंग में अब वोटिंग शुरू हो गई है। तो वहीं जिन 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें मयूरगंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर और शामिल है। तो वहीं बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। तो उनमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद सीटें शामिल है। तो इन सीटों पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, सांसद रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, कौशलेंद्र कुमार, मीसा भारती, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, निर्दलीय भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह सहित 134 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। यानी कि 7वें फेज में आखिरी फेज में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 57 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। मतदाता जो है पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। इसी बीच एएमवी नेटवर्क की आपसे भी अपील कि अगर आपके इलाके में, अगर आपके राज्य में, आपके जिले में वोटिंग हो रही है तो जरूर वोट करने जाए। अगर आपके परिवार में भी लोग ऐसे हैं जिनकी पहली बार जो वोट करने पहुंच रहे हैं या फिर जो पहली बार वोटिंग लिस्ट में शामिल हुए हैं तो उन्हें भी जरूर लेके जाए और अपने कर्तव्य का पालन इस बार जरूर करें। क्योंकि वोटिंग प्रतिशत अगर 2019 से अगर कंपैरिजन करके देखा जाए तो काफी कम भी हो रही है, लेकिन सभी से लगातार यही अपील कि ज्यादा से ज्यादा इस बार वोट करें। क्योंकि 7वां फेज है, आखिरी फेज है और इस आखिरी फेज में आपके लिए आखिरी मौका है। क्योंकि सरकार अगर चाहिए तो भी वोट करें, सरकार नहीं भी चाहिए, अगर बदलाव चाहिए तो भी वोट करें। यानी कि पहले मतदान फिर जलपान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, पंजाब में 9 बजे तक 9.64% मतदान हुआ है। 57 सीटों पर 9 बजे तक 11.31% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में 9 बजे तक 12.94% मतदान हुआ है। तो वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 9 बजे तक 14.35% मतदान किया गया है। तो वहीं पर झारखंड में 9 बजे तक 12.15% मतदान हुआ है। तो वहीं अगर चंडीगढ़ की बात की जाए, एक सीट पर आज क्योंकि वोटिंग होने वाली है तो 9 बजे तक 11.64% मतदान किया गया है। और लगातार आपसे यही अपील करते जा रहे हैं, एएमवी की टीम आपसे यही अपील कर रही है, एएमवी नेटवर्क आपसे यही अपील करता है कि मतदान जरूर करें। आखिरी फेज का यह मतदान है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जरूर करें। क्योंकि आपका एक वोट एक बड़ा गेम चेंजर के तौर पर साबित हो सकता है, निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इसलिए लगातार यही अपील कि पहले मतदान फिर जलपान। और वहीं पर 9 बजे तक कहां कितनी वोटिंग हुई है वो भी आपको बता रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, शाम के 6 बजे तक वोटिंग का सिलसिला भी थम जाएगा। इसी बीच जो है आज आखिरी फेज है, सभी के दिलों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। तो 2019 की अगर बात की जाए तो उसमें इन सीटों में से सबसे ज्यादा बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। इसी बीच मतदान करने के लिए अलग अलग लीडर्स भी पहुंच रहे हैं। 4 विन में आपको बताएंगे, अलग अलग तस्वीरें आपको अलग अलग जगह की दिखाएंगे जहां पर बड़े लीडर्स पहुंचे हैं वोटिंग करने के लिए और लोगों से अपील भी कर रहे हैं। सुनाते आपको। बहुत अच्छा, हाँ, विकसित भारत के लिए वोट किया है, राम राज्य को बरकरार रखने के लिए वोट किया है, भारत को विश्व गुरु और विकसित भारत और विराट भारत देखने के लिए वोट किया है। ये भारत कभी झुकेगा नहीं, उसके लिए वोट किया है। देखिए, हम जो 7वें चरण के मतदाता शेष बचे हुए हैं, हम उन मतदाताओं से कहूँगा कि घर से निकल करके और बूथ पर जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। जो देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, आप अपने बिजली के बिल आपको न देना पड़े, इसके लिए आप मतदान जाके करिए। और आप अपने बेहतरी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, आप इसके लिए जो पावर बाबा साहब ने दिया है उसका निकल करके बूथ पर जाके मतदान करें। बस मैंने जैसे मतदान करने पहुंचा हूँ, मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
भरी तादाद में आए, मतदान करें। और जलंधर में सबसे ज़्यादा पोलिंग हो, मैं ये चाहता हूँ। और वैसे तो हर जगह पोलिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास मौका है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम वोट करके ऐसी सरकार जो हम चाहते हैं कि सरकार आए जो जनता के प्रति काम कर सके। मैं वीआईपी हूँ ही नहीं जी, वीआईपी हुई नहीं। वीआईपी कल्चर ही खत्म होना चाहिए। वीआईपी कल्चर क्या होता है कि जो सारे जैसे लाइन में लगे वैसे लगना चाहिए। अगर लंगर की लाइन में लग सकते हैं तो यहाँ भी तो लग सकते हैं ना। मुझे पूरा विश्वास है मिर्जापुर का आम मतदाता जनपद की तरक्की के लिए, विकास के लिए एक बार फिर मुझे अपने अमूल्य वोटों का आशीर्वाद देगा। और जैसे विकास के रथ का पहिया यहाँ पर 10 साल तक तेजी से चला है, उससे भी ज्यादा अधिक तेजी के साथ मिर्जापुर के विकास रथ का पहिया अब दौड़ेगा। 4 जून का इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और देश में तीसरी बार फिर एक मजबूत सरकार बनेगी। तो यानी कि अलग अलग लीडर्स जो है वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं और इसी बीच जो है लगातार मतदान केंद्रों से यही जनता से अपील कर रहे हैं कि आप भी ज्यादा से ज्यादा वोट करने पहुंचे। और लगातार ये अपील हालांकि प्रधानमंत्री ने भी की है और लगातार ये अपील करते भी जा रहे हैं। इसी बीच आपने रविशंकर को भी सुना, जहां पर वो कहते, रवि किशन को भी सुना जो बीजेपी उम्मीदवार है, गोरखपुर से उतरे हैं, वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि आप लोग वोट करने के लिए पहुंचे। कैबिनेट मंत्री को भी आपने राजभर को भी सुना कि वो भी कह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए पहुंचे। यानी कि अलग अलग लीडर्स जिसको कहते हैं एक रोल मॉडल भी है जनता के लिए, तो वो लोग पहुंच भी रहे हैं और जनता से लगातार अपील भी कर रहे हैं। तो यानी कि आज 7 राज्यों में आखिरी फेज है और 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आज वोटिंग हो रही है। 57 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार गोरखपुर से, क्योंकि उम्मीदवार है रवि किशन और दोबारा से जो है प्रत्याशी हैं। तो वहीं पर हरभजन सिंह जो कि आप नेता भी है और क्रिकेटर भी है, तो उन्होंने भी अपील की है, वो भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। वहीं पर पूर्व सीएम बिहार के भी पहुंचे हैं और लगातार यानी कि अपील की जा रही है। लालू प्रसाद यादव को आप देख रहे हैं कि वो पोलिंग बूथ पर पहुंच गए हैं। तो वहीं पर जब हमने अनुप्रिया पटेल की भी तस्वीरें आपको दिखाई, अनुप्रिया पटेल जो कि मिर्जापुर से उतरी हुई हैं, दोबारा से मिर्जापुर से प्रत्याशी चुनी गई है। तो वहीं पर लगातार जो है बड़े बड़े लीडर्स लगातार जनता से एक ही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप भी पोलिंग बूथ पर पहुंचिए, मतदान जरूर कीजिए, क्योंकि पहले मतदान और फिर जलपान। तो यानी कि 2019 की अगर बात कर ली जाए तो 2019 में इन सीटों में से सबसे ज्यादा जो सीटें मिली थी वो बीजेपी को मिली थी, जिसमें से 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, टीएमसी के खाते में 9 सीट गई थी। तो वहीं पर बीजेडी के खाते में 4 सीटें गई थी और जेडीयू के खाते में 2 सीट गई थी। तो वहीं अपना दल एस 2 गई थी उनके खाते में भी। तो जेएमएम महज 1 सीट पर जीत पाई थी और कांग्रेस को केवल पंजाब की बदौलत 8 सीटें मिली थी। वहीं पर अब ज्यादा चर्चा के लिए हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ गए हैं। नगेंद्र भाटिया हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं और वहीं पर दूसरी तरफ ओमशील हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले जो है रुख नगेंद्र आपका करना चाहूंगी, अगर देखा जाए क्या कुछ अपडेशन मिल पा रहा है, क्योंकि 9 बजे तक अभी हमने तस्वीरें देखी कि मतदान किए जा रहे हैं, प्रतिशत देखा, हालांकि कहा जा सकता है 7 बजे से ये शुरू हुआ है, शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अगर प्रतिशत की बात की जाए काफी जो है स्वस्थ दिखाई दिए हैं प्रतिशत। बिल्कुल बबीता, देखिए यदि उड़ीसा में मतदान प्रतिशत की बात करें तो 9 बजे तक लगभग 8% जो मतदान है वो उड़ीसा में हो चुका है। और आप देखिए कि जिन राज्यों में चुनाव अभी चल रहा है, उड़ीसा सबसे गर्म प्रदेश है और यहाँ यदि बाकी स्टेट्स की भी यदि बात करें, खासतौर से उत्तर प्रदेश की यदि बात करें, तो यहाँ भी 50 के आसपास जो टेम्परेचर है वो है। तो आप अंदाजा लगाइए कि उड़ीसा में इतने तपिश के बावजूद भी लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि सभी राजनीतिक दल के बड़े नेताओं की तरफ से लगातार जो है ये अपील की जा रही है कि वो मतदान करने के लिए मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे। अब आप उड़ीसा की जिन 6 सीटों पर अभी चुनाव हो रहा है उनमें मयूरगंज है जो एससी सीट है, उसी तरह से भद्रक, जाजपुर और जगत सिंहपुर ये सभी रिजर्व सीट हैं। इससे अलग यदि बात करें तो बालासोर और केंद्रपाड़ा ये 2 सामान्य सीट हैं जिन पर चुनाव अभी चल रहा है। और आप देखिए कि उड़ीसा की यदि हम बात करें तो जिस तरह से बीजेपी पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है, उसी तरह से आप कह सकते हैं कि नवीन पटनायक उड़ीसा के नरेंद्र मोदी है। क्योंकि और आप देखिए कि जिस तरह से वहां
लगातार बीजेपी की तरफ से कोशिश ये रही कि बीजेडी के साथ गठबंधन हो जाए, तो ये लोकप्रियता जो है वो नवीन पटनायक की है। और आप देखिए कि अभी नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और नवीन पटनायक की यदि बात करें तो वो 5 बार से वहां मुख्यमंत्री हैं। और नवीन पटनायक एक ऐसे नेता हैं जिनकी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सभी तारीफ उनकी कर चुके हैं। तो बहुत मुश्किल फाइट जो है वो भाजपा के लिए उड़ीसा में है, क्योंकि जिनके विरोध में वो हैं उनकी वो तारीफ करते रहे हैं। दूसरा ये कि जितना पांव बीजेपी के उड़ीसा में जम रहे हैं उतने ही वहां कांग्रेस के पैर उखड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए कि 2019 की यदि हम बात करें तो उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट में से 8 सीट बीजेपी ने जीती थी, जबकि 12 बीजेडी ने और 1 सीट सिर्फ कांग्रेस को वहां मिली थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस का जो जनाधार है वो खिसक रहा है, और उड़ीसा में भाजपा का जनाधार बढ़ता जा रहा है। नगेंद्र, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ओमशील थोड़ा बिहार का भी अपडेशन दीजिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में किस तरह से मतदान ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है। बिहार के अपडेशन में क्या कहा जा रहा है, हालात क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बिहार के 8 सीटों पर आज चुनाव है, और उन 8 सीटों की बात अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 10.58% पूरे बिहार में अभी तक वोटिंग हो चुका है। और वहीं अगर हम सीटों की बात करते हैं तो कई सारे सीट ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल है। पहले तो काराकाट लोकसभा सीट जो कि काफी केंद्र में रहा और जिसको लेकर काफी चर्चाएं हुई। पवन सिंह वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद ऐसा हवा बना उनके पक्ष में, लगातार जन समर्थन। पहले वो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया, लेकिन वो टिकट उन्हें मंजूर नहीं था। उसके बाद वो निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़ने आ जाते हैं। उसके बाद जिस तरीके का जन समर्थन और जन सैलाब जिस तरीके से पवन सिंह को मिलता है, और तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको भारतीय जनता पार्टी उन्हें निष्कासित कर देती है पार्टी, और उसके बाद वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। ठीक है ओम, अभी आपके पास दोबारा रुक करूंगी, लेकिन नगेंद्र, अगर देखा जाए, अगर पिछले चुनावों की बात जिस तरह से आपने की है, 21 सीटों पर जो है लोकसभा सीटों पर अगर बीजेडी और बीजेपी की बात की जाए तो आपने जिस तरह से बताया है 2019 में कि बीजेपी को 8 सीटें मिली थी और बीजेडी जो थे उसे 12 सीटें दी गई थी और कांग्रेस 1 तक सिमट कर रह गई थी। इस बार क्या कहा जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि इस बार कांग्रेस जो है वो 0 तक सिमट जाएगी। देखिए, उड़ीसा की यदि बात करें बबीता, तो यहां नवीन पटनायक की अपनी जो योजनाएं हैं राज्य को लेकर, उसका फायदा उनको मिल रहा है। आप देखिए कि स्वयं सहायता समूह एक महिलाओं का उनकी तरफ से बनाया गया है, जिसमें 70 लाख महिलाएं काम करती हैं। और आप देखिए कि वो एक मुश्त मतदाता जो हैं वो बीजेडी के हैं। ज्यादातर जो रैलियां हुई हैं बीजेडी की, उसमें सबसे ज्यादा आपको महिलाएं ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई दिखाई देंगी। दूसरी तरफ यदि हेल्थ सुविधाओं की बात करें तो 10 लाख तक का जो बीमा है वो महिलाओं के लिए है, उसी तरह से 5 लाख का जो है वो पुरुषों के लिए है। तो खुद सरकार की तरफ से जो काम किए गए हैं उनके बलबूते वो ना सिर्फ विधानसभा के लिए वोट मांग रहे हैं बल्कि लोकसभा में भी वोट मांग रहे हैं। उसी तरह से यदि बीजेपी के उम्मीदवारों की बात करें तो वो बाकी स्टेट्स की तरह उड़ीसा में भी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। और यहां से आप देखिए, जिन 6 लोकसभा सीटों पर आज मतदान चल रहा है उसमें से 2 सीट जो हैं वो बीजेपी के पास हैं और 4 सीटें जो हैं वो बीजेडी के पास हैं। आप देखिए कि बालासोर और मयूरगंज, ये 2 लोकसभा सीट ऐसी हैं जिन पर 2019 में बीजेपी का कब्जा रहा था। और आप देखिए कि जो बालासोर से सांसद हैं प्रताप चंद्र सारंगी, वो केंद्र में मंत्री भी रहे थे। पहली बार जीतने पर ही उन्हें मंत्री बनाया गया था। बहुत साधारण से दिखने वाले और बहुत ही
निम्न वर्गीय आप कह सकते हैं कि उस तरह के व्यवहार उनका है और उस तरह के दिखने में वो लगते हैं, उन पर उन्होंने नरेंद्र मोदी ने भरोसा किया और उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया था। तो इन सब चीजों का फायदा भी भाजपा देख रही है कि उसे इस बार के लोकसभा चुनाव में उसका फायदा मिलेगा। देखिए, कांग्रेस का जो जनाधार है वो कम हुआ, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। अब बीजेपी चाहती है कि बीजेडी से तो यहां फाइट की जाए, लेकिन कांग्रेस को बिल्कुल डाउन किया जाए, जिससे कि उसका जो फायदा है वो संसदीय क्षेत्रों में मिले और उसका फायदा अंकगणित में भी हो। यानी जो 21 लोकसभा सीट हैं टोटल उड़ीसा की, उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी की आए। आप देखिए कि यदि नॉर्थ इंडिया को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा उम्मीद यदि बीजेपी को इस बार है तो वो ईस्ट से है। ईस्ट के दोनों राज्य, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर उड़ीसा की, दोनों ही राज्यों से बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं और पूरा मानकर चल रही है भाजपा की जो इधर उधर कहीं डैमेज होगा भी तो उसका फायदा ये 2 स्टेट इस बार बीजेपी के लिए करने वाले हैं। इस सीट की हम बात कर रहे थे जहां पर पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले पश्चिम बंगाल से बीजेपी उन्हें जो है चुनावी मैदान में उतारने वाली थी, लेकिन फिर उन्होंने वहां से मना करके जो एक तरह से बगावत छेड़ दी थी और अब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के सामने वो खड़े हैं। कितनी बड़ी चुनौती देखी जा रही है इस बार? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा, अगर काराकाट लोकसभा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं काफी। उपेंद्र कुशवाहा से वहाँ की जनता काफी दिनों से नाराज चल रही है। इसी का नतीजा है कि एक तो पवन सिंह की लोकप्रियता, एक भोजपुरी स्टार है वो, और इसको लेकर उनकी लोकप्रियता की वजह से काफी जन सैलाब हमें देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग भी है। लेकिन जो भीड़ उमड़ रही है उनकी जनसभाओं में, वो देखने वाली बात होगी। आज वोटिंग का दिन है, क्योंकि क्या ये एक्टर को देखने की भीड़ है या फिर वोट देने की भीड़ है, इसमें फर्क करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से कुछ एनडीए का आधा वोट जो कुशवाहा से नाराज है वो पवन सिंह को मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ सवर्ण वोट भी मिलते हुए दिख रहा है, क्योंकि वो खुद राजपूत समाज से आते हैं तो उनको वो मिल रहा है। और वहीं अगर हम सीपीआई की बात करें, सीपीआई ने राजा राम सिंह को वहां से चुनावी मैदान में उतारा है, तो वो भी कहीं ना कहीं काफी सीनियर नेता है कम्युनिस्ट पार्टी के और इंडी गठबंधन के कह लें, तो वो जो उनकी जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा। लेकिन पवन सिंह एक बड़े चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया जा रहा है और वो हॉट सीट बन गया है, क्योंकि काराकाट लोकसभा सीट अगर आपको याद होगा तो इससे पहले के चुनाव में भी इतना हाई प्रोफाइल नहीं हुआ था जितना कि पवन सिंह के उतरने के बाद से इसकी चर्चाएं बढ़ी और एक हर जगह हर लोगों के मुंह जबान पे काराकाट लोकसभा सीट है ही है। लेकिन देखने को मिलेगा या फिर स्टारडम सारे के सारे वोट ले जाएगा? देखिए, अगर आप इस पर गौर करेंगी बबीता, तो भोजपुरी स्टार के अगर इतिहास की बात कर ले, जो राजनीति में कदम रखे हैं, उन्होंने पहला चुनाव हारा ही है। चाहे वो रवि किशन की बात कर ले, मनोज तिवारी की बात कर ले, दिनेश लाल निरहुआ की बात कर ले, जितने भी भोजपुरी स्टार पहले कदम रखे राजनीति में, बिल्कुल 2019 में दिनेश लाल यादव पहली बार चुनाव लड़े और वो अखिलेश यादव उनके सामने थे, वो उनको हारना पड़ा। फिर वो उपचुनाव में जाकर दिनेश लाल यादव की जीत होती है सांसद के रूप में आजमगढ़ से। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टारडम है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि पवन सिंह को पावर स्टार कहा जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री का, और सलमान खान भोजपुरी इंडस्ट्री का माना जाता है। तो क्या ये जो स्टारडम है, क्या ये जो लोकप्रियता है, क्या वो राजनीति में दिख पाएगी, राजनीतिक जमीन पे दिख पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही थी काराकाट से, जो माताएं हैं, बहनें हैं, और लगातार उनको भी साधने की कोशिश पवन सिंह द्वारा की जा रही थी। कई सारी महिलाएं हैं जो कि उनके प्रति काफी प्रभावित भी हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि शाम तक जो वोटिंग प्रतिशत होता है और 4 तारीख को जो नतीजा आता है चुनाव का, वो कैसा रहने वाला है, वो देखने वाली बात होगी। किसके दावे सच साबित होंगे। और इसी बीच ओम पाटलिपुत्र की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से रामकृपाल यादव के खिलाफ जो है मीसा भारती खड़ी है, यानी कि मुंह बोले चाचा के खिलाफ खड़ी है। यानी कि कहा जा सकता है कि रिश्तेदार आपस में भिड़ने वाले हैं, यानी यादव वर्सेस यादव यहाँ पर लड़ाई देखने को मिलने वाली है।
बिल्कुल, देखिए बबीता, जो मीसा भारती है, मीसा भारती पहले भी चुनाव लड़ी, 2019 में भी पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। और रामकृपाल यादव एक ऐसे चेहरे हो गए हैं, वो पहले एक समय हुआ करता था जो कि लालू यादव के काफी करीबी माने जाते थे और वो आरजेडी में थे, लेकिन जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनको पाटलिपुत्रा सीट मिलता है, उसके बाद वो लगातार वहां से जीतते जाते हैं। लेकिन मीसा भारती के लिए अगर हम इस चुनाव को देखें तो कहीं ना कहीं रामकृपाल यादव के तरफ से थोड़ा कुछ एक वर्ग ऐसा है जो कि जिनका रुख वो मीसा भारती की ओर जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने कहीं प्रचार प्रसार नहीं किया। सिर्फ 2 दिन पहले पाटलिपुत्रा लोकसभा में लालू यादव रोड शो करते हैं मीसा भारती के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि देखिए सवर्ण वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा से रहा है और उस सीट में यादवों का बोलबाला और राजपूत और भूमियार का ज्यादा प्रभाव रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका बेनिफिट हमेशा से मिलते आया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से जन समर्थन मीसा भारती को भी उनके रैलियों में भी, उनके सभाओं में भी जिस तरीके से देखने को मिला, क्या उस भीड़ को, उस जनाधार को वो वोट बैंक में तब्दील कर पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। बहुत सही सवाल आपने किया भी है और वहीं पर 4 जून का इंतजार भी है कि आखिर जिस तरह के सवाल जो है जनता के जहन में है वो कितना साबित होने वाले हैं, क्योंकि सभी को इसी का इंतजार है। नगेंद्र, अगर ओडिशा की बात कर ली जाए, सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं, आज 42 सीटों पर विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की यदि बात की जाए तो यहां आप कह सकते हैं कि बीजेपी यहां अपना जो जनाधार है वो लगातार बढ़ा रही है। और अब आप देखिए कि जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है फाइट में। यहां जो चुनाव की फाइट है वो बीजेपी और बीजेडी दोनों के बीच में बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसके लिए भाजपा ने कई सालों से, आप देखिए कि लगभग 1 से 1.5 दशक से लगातार भाजपा यहां अपना जनाधार बढ़ा रही है और अब आकर कहीं फाइट में हुई है। आपको याद होगा कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी भाजपा की तरफ से यह माहौल बनाया गया था कि बीजेपी जो है वो पूरी टक्कर में है, लेकिन आप देखिए कि जब नतीजे आए तो महज 23 सीट बीजेपी को यहां पर मिली थी। लेकिन इस बार भाजपा को उम्मीद है कि पहले से अच्छा करेंगे। हालांकि भाजपा की तरफ से पूरी कोशिश की गई थी कि बीजेडी के साथ यहां गठबंधन किया जाए, लेकिन गठबंधन हो नहीं पाया। और अब आप देखिए कि जो माइनस पॉइंट है भाजपा का वो ये है कि उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको कि मुख्यमंत्री के लिए वो प्रमोट कर सकते थे। क्या यहाँ पर ये फायदा हो सकता था जब उन्होंने बीजू पटनायक को भारत रत्न देने की बात कही थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए एक रोल मॉडल भी है वो। बिल्कुल, देखिए बीजू पटनायक की यदि बात करें तो वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके बाद लगातार नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका जो योगदान उड़ीसा के लिए है वो अतुल्य है। और उसी के लिए शायद ये कहा गया था कि उन्हें जो है भारत रत्न दिया जाएगा। और अब आप देखिए कि जब ये मांग उठी है तो हो सकता है कि अभी नहीं मिला है तो आगे उम्मीद की जा सकती है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि उनका योगदान जो है वो उड़ीसा के लिए अतुल्य है, महत्वपूर्ण है। और इसीलिए शायद ये सब कहा गया था, लेकिन अभी नहीं मिला है। और आप देखिए कि जिस तरह की राजनीति इन दिनों देश में चल रही है, आप उत्तर प्रदेश आइए, यहां जैसे ही आरएलडी के साथ गठबंधन होता है तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, बड़ा योगदान किसानों के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए चौधरी चरण सिंह का रहा है। लेकिन जिस तरह के सवाल उस वक्त भी विपक्ष की तरफ से उठाए गए थे कि गठबंधन हुआ है तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है, उसी तरह से आप देखिए कि जब बीजेडी के साथ गठबंधन की बातें चल रही थी तब ये आवाज भी उठी थी कि जो
बीजू पटनायक है, उन्हें बीजू भारत पटनायक रत्न, है, उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा, लेकिन ना गठबंधन हुआ और ना भारत रत्न मिला। तो ये कई चीजें हैं जिन पर सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए थे और ये सवाल अभी भी बना बरकरार हुआ है। लेकिन बिल्कुल, बिहार पर सभी की निगाहें ओम, और अगर बिहार की हॉट सीट की बात की जाए तो आरा हो, नालंदा हो या फिर पटना साहिब। अगर सबसे पहले पटना साहिब की बात कर ली जाए तो वहां पर रविशंकर प्रसाद के खिलाफ अंशुल अभिजीत हैं। रविशंकर प्रसाद की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री भी है और मौजूदा सांसद भी है, तो लगातार ये सीट कायस्थ कैंडिडेट को दी गई है। हालांकि इस बार जो कहा जा सकता है कि बीजेपी का ये गढ़ भी है, तो इस बार जिस तरह से कैंडिडेट उतारा गया है विपक्ष की ओर से, तो वो अंशुल अभिजीत है, जिनकी मीरा कुमार के वो क्योंकि बेटे भी हैं और पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। कितनी बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का वो पटना साहिब लोकसभा सीट जो है वो गढ़ रहा है और रविशंकर प्रसाद अभी वहां से मौजूदा सांसद भी हैं। कई अटकलें पहले लगाए जा रहे थे कि रविशंकर प्रसाद का टिकट कट सकता है, लेकिन रविशंकर प्रसाद का टिकट कटा नहीं, वो वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि एक कायस्थ वोट, क्योंकि देखिएगा आप जो भारतीय जनता पार्टी है या फिर कोई भी पार्टी हो, वो कायस्थों को हमेशा से उतारते आई है उस सीट पे, क्योंकि वो निर्णायक भूमिका में होते हैं कायस्थ पटना साहिब लोकसभा सीट पे। रविशंकर प्रसाद को उतारा गया है, वो काफी ज्यादा मार्जिन से वो इससे पहले भी जीते थे और अभी का अगर हम दृश्य देखें, क्योंकि श्रवण वोट इन भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं पहले ही बोला हमेशा से रहा है बिहार में। राजपूत का भी वहां पर प्रभाव है पटना साहिब क्षेत्र में, राजपूत और भूमियार और कायस्थ, ये तीन ऐसे वोट बैंक है जिनको साधना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी आसान हो जाता है और यही तीन जो कास्ट है वो बहुसंख्या में है वहां पर, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बेनिफिट है वहां के लिए। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी कायस्थ चेहरे को वहां पे उतारी है, लेकिन कांग्रेस अभी तक वहां से जीती, जब से पटना साहिब लोकसभा सीट परिसीमन में आया है तब से वहां से कोई कांग्रेस कैंडिडेट नहीं जीता है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर पटना साहिब की बात कर ले तो मोदी के नाम पे वोट मिलता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो मोदी के चेहरे पर वोट क्या इस बार भी मिलेगा, क्योंकि मुद्दे कई सारे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो जो राहुल गांधी हो या पूरा विपक्ष लगातार उठाता आ रहा है। वहीं अगर हम आ जाते हैं बक्सर वाली सीट पे, बक्सर एक ऐसी सीट है जहां से अश्विनी चौबे अभी मौजूदा सांसद है बबीता, और अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया जाता है, मिथिलेश तिवारी को वहां से उतारा जाता है, क्योंकि अश्विनी चौबे के लिए काफी ज्यादा नाराजगी उस क्षेत्र में देखने को मिल रही थी। तो क्या अश्विनी चौबे की ये नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को भी इसका नतीजा चुकाना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। और जो आरजेडी के कैंडिडेट संदीप सिंह है, जो कि जगदानंद सिंह के बेटे हैं, राजद के प्रदेश अध्यक्ष, उनके बेटे हैं, क्या उनको कुछ फायदा मिल पाएगा? बिल्कुल, कई बड़े सवाल हैं। वहीं पर 4 जून का इंतजार है, वहीं पर आज वोटिंग भी हो रही है। मतदान का प्रतिशत हालांकि लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है कि इस बार जो मतदान का प्रतिशत है वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।